नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बजट देखते हैं 2025 के। क्या क्या है इसमें, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2025-26 के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो जो बजट है, बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, अगर हम लोगों को कहीं भी धन निकालना है तो उसमें क्या है, अनुच्छेद 266 के अनुसार ही हो सकता है, जिसमें क्या होना चाहिए कि संसद की मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट की क्या होनी चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख जो है वो है ही नहीं। ये बात जरूर याद रखना कि जो बजट शब्द है ये संविधान में नहीं है। बजट की जगह पर संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, ठीक है, बजट की जगह पर क्या नाम है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान में अनुच्छेद 112 से 117, संविधान में अनुच्छेद 112 से 117 वित्तीय मामलों से संबंधित है। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि कानून पारित किए बिना समेकित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 114 है। 114 के 3 में ये डायरेक्ट कहा गया है कि अगर हमें कोई भी पैसा निकालना है, कोई भी राशि निकालनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई समेकित निधि निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें कोई विधेयक पास होना चाहिए। ठीक है, एक कानून होता है, उसके अंडर में हमें जो है हम राशि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बजट क्यों मायने रखता है। देखो, बजट जो है, सिंपल सी बात है कि बजट क्यों मायने रखता है। बजट इसलिए मायने रखता है ताकि जो सरकार है, मतलब जो सरकार हम लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर ले रही है, उसके बारे में हम लोगों को जानने की जरूरी है। भाई, अगर सरकार हमसे पैसा ले रही तो आखिर वो खर्च कहाँ पर कर रही है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो सीधा सीधा किस पर पड़ता है, हम ही लोगों पर पड़ता है, नागरिकों पर पड़ता है। ठीक है, तो बजट मायने इसलिए रखता है ताकि हम ये समझ सके कि जो हमारी सरकार है हमसे जो रुपए ली है, प्रत्यक्ष लिया या अप्रत्यक्ष जो कर लिए हैं, उसको मतलब उसकी योजना क्या है, वो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, वो बे कहाँ पर कर रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, इसलिए बजट मायने रखता है। नेक्स्ट करते हैं कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी क्या होती है, मतलब किसकी होती है बजट तैयार करने की। तो बजट तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होता है, वित्त मंत्रालय का। किसका होता है, वित्त मंत्रालय का जिम्मेदारी होता है बजट तैयार करने के लिए। बजट तैयार कैसे किए जाते हैं, अगर हम बात करें कि बजट जो है वो हमारे यहाँ तैयार कैसे होता है, तो देखो, भारत में बजट जो है वो 6 चरणों में होता है। ठीक है, 6 चरणों के माध्यम से भारत की बजट तैयार की जाती है। सबसे पहला चरण क्या है, सबसे पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो बजट की प्रस्तुति है। क्या है, बजट की प्रस्तुति है। उसके बाद में फिर क्या है, सामान्य चर्चा है, उस पर डिस्कस किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना, मतलब डिस्कशन होती है, अच्छी खासी डिस्कस होती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा होती है। फिर अनुदान मांगों पर मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक पारित होती है। ठीक है, विनियोग विधेयक किसके आर्टिकल 1, 1, 4, 3, ठीक है, पारित होता है। फिर वित्त विधेयक का पारित होना। इतने 6 स्टेप्स जब कंप्लीट होते हैं तब जाकर के हमारे इंडिया में कोई भी बजट क्या होता है, तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बजट की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो देखो, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है भाई, तो आजकल बहुत ही ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं सावधानी पूर्वक प्रयास करते हैं लोग। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पिछले 7 दशकों से अधिक इसकी जो जानकारी है वो लीक नहीं हुई है। ठीक है, 7 दशकों से अधिक अगर मैं बात करूं तो इसकी जानकारी क्या हुई, लीक नहीं हुई है। और 1951 से लेकर 1980 तक बजट जो है मिंटो रोड पर एक प्रेस थी, वहां से मुद्रित होता था। लेकिन इसके बाद में नाथ ब्लॉक के बेसमेंट में एक सरकारी प्रेस स्थापित की गई और उसके बाद वहां से जो है बजट क्या किया जा रहा है, मुद्रित किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा बजट को लेकर के, निर्मला रमण जी ने क्या कहा, इसके बारे में बात करते हैं। तो निर्मला रमण जी ने कहा कि विकास में तेजी लाएं, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी निवेश, घरेलू भावनाओं का उत्थान करें और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति में वृद्धि। एफएम के भाषण में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी प्रमुखता से शामिल हुए हैं। ये वर्ड जरूर याद रखना, ये वर्ड जरूर याद रखना कि भाषण के समय में कौन कौन से वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा यूज किए हैं निर्मला रमण जी। तो गरीब,
युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 वर्ड उन्होंने सबसे ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि इस 4 वर्ड की मतलब प्रमुखता है। ठीक है, इनकी भाषण में 4 वर्ड की प्रमुखता है, हर बात में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीतारमण जी ने और क्या क्या बात की है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हम अगले 5 वर्षों में सबका विकास, सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहन करेंगे और साकार करने के लिए एक अद्वितीय अवसर का अवसर के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा आकांक्षा की है। आगे बात करते हैं विकसित भारत में क्या शामिल है। विकसित भारत, भाई विकसित भारत हम कब कहेंगे, तो उसमें क्या क्या शामिल है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सीतारमण जी कहती हैं कि शून्य गरीबी और 100%, ठीक है, शून्य गरीबी, 100% अच्छी शिक्षा, 100% अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य होने चाहिए। साथ साथ में सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल श्रमिक, आर्थिक गतिविधियों में क्या है, 70% महिलाएं किसान क्या है, भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बना रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं 70% वुमेन्स का भी रोल है। ये है विकसित भारत का, कि विकसित भारत में क्या क्या शामिल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निर्मला रमण जी ने जो बजट पास किए उसमें 10 व्यापक क्षेत्र हैं। कौन कौन से व्यापक क्षेत्र हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या बात की है कि कृषि विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण समृद्ध और लचीलापन का निर्माण, समावेशी विकास पथ पर सभी को साथ लेकर चलना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, एमएसएमई को समर्थन, रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना। ये टोटल 10 व्यापक क्षेत्र में क्या है कि उन्होंने ध्यान दिया है और इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बड़े ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस योजना को भाई रट लो। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये जो योजना है वो जिला विकास के कार्यक्रम है, जिसमें तकरीबन 100 जिलों को शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। एक्सपेक्टेशन है, ध्यान रखना, उम्मीद है, आशा है, कंफर्म नहीं है। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है ना कि संभावना है कि इतनी एप्लीकेशन निकलेंगे, इतने फॉर्म फिल किए जाएंगे, इतने लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है जिसमें 100 जिले शामिल किए गए हैं और उसमें 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। बात करते हैं केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, सबके गांव में बनवाया गया होगा किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या है, इसमें 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसानों को, इनको क्या है, अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो 5 लाख तक ऋण में वृद्धि की गई है। कपास उत्पादकता मिशन की बात करते हैं। कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय मिशन है। ठीक है, ये 5 वर्षीय मिशन है। इसमें क्या किया जाएगा, इसके उत्पादक में और इसकी मतलब ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, सुधार किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन क्या है। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा कि जो अच्छे क्वालिटी के सीड हैं उनको रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें उच्च पैदावार हो, कीट प्रतिरोधी और जलवायु के अनुकूल हो, ऐसे बीजों को क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। उसके लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन स्टार्ट किया गया है। बिहार मखाना बोर्ड, जो काफी फेमस रहा, बिहार मखाना बोर्ड पूरी, अगर हम लोग भाषण देखें पूरी निर्मला रमण जी का, जिसमें बिहार मखाना बोर्ड काफी फेमस था और मोदी साहब अभी अभी जो फॉक्स नट था, मखाना था, उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि मैं डेली मखाना यूज करता हूँ। तो ये बिहार मखाना बोर्ड है क्या, देखो बिहार मखाना बोर्ड, मखाना सब लोग जानते हैं कि ये कहाँ का उत्पादन है, बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि इसकी उत्पादकता में सुधार लाना तथा उसका जो मूल्य है, एक्यूरेट मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना और एफपीओ का गठन करना, ये बिहार मखाना बोर्ड है। इसी के साथ साथ दलहन में आत्मनिर्भरता, दलहन में आत्मनिर्भरता की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 दाल सबसे फेमस है, तूर है, उड़द है और मसूर है। ये 3 दाल है। 3 दाल को क्या किया गया, 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें क्या है कि इनके जो सीड है वो क्या होगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्लाइमेट अकॉर्डिंगली होगा, जिसमें जलवायु के अनुकूल बीजों की विकास एवं वाणिज्यिक उपलब्धता होंगी। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना,
उत्पादकता में वृद्धि, कटाई के बाद भंडारण में सुधार तथा प्रबंधन और किसान को लाभकारी कीमत प्रदान करना, ये चीजें जो है वो दुल्हन आत्मनिर्भरता में की जाएंगी। इसी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो भारतीय डाक है उसका क्या है कि आसपास जो है ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित होंगे। संस्थागत खाता सेवाएं की जाएंगी, डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई, पिकअप, ये सारी सुविधाएं की जाएंगी। डिजिटल सेवाओं की भी सहायता की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद में एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। जो इसमें क्या होगा कि इसमें तकरीबन 5 लाख रुपए की सीमा के साथ ये क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा और ऐसे कार्ड तकरीबन 10 लाख कार्ड किए जाएंगे। प्रथम वर्ष में जो पहले प्रथम वर्ष होगा उसमें कितने 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली बार उद्यमियों के लिए कौन सी योजना की जा रही है, इसमें महिलाएं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार उद्यमियों के लिए योजना शुरू की जाएगी, जिसमें क्या होगा अगले 5 वर्षों तक इनको 2 करोड़ का ऋण दिया जा सके। जो पहली बार उद्यमियों के लिए योजना की गई है 5 लाख है, इसमें तकरीबन 5 साल के अंदर अंदर इनको 2 करोड़ तक की लोन दी जाए, कर्जे दिए जाए, ऋण प्रदान किया जा सके, जिससे क्या हो कि वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा सके, अपने बिजनेस में थोड़ा सा ग्रो कर सके। इसके साथ साथ हम विनिर्माण मिशन की बात करते हैं। इसमें क्या है, व्यापार करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु कारगर, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण, ये जो है सबसे ज्यादा किए जाएंगे। इसी के साथ साथ श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको जहन में याद कर लेना भाई, इसको याद रखो। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय, इसमें क्या किया गया है, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इससे भाई इस पर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि जानते हो इससे क्या है, इससे तकरीबन 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तकरीबन 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ साथ इसका 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और ये 1.1 लाख करोड़ का निर्यात होगा। ये इतना उम्मीद करके लोग चल रहे हैं और इसी के कारण इस पर सबसे ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, फुटवियर और लेदर क्षेत्र पर, इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ साथ खिलौनों पर भी कहीं ना कहीं, खिलौनों के क्षेत्र में भी यही उपाय किया जा रहा है, जो क्या है मेक इन इंडिया के का एक ब्रांड प्रतिनिधित्व करे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी कहीं ना कहीं देखा जाए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, इसका जो खाद्य प्रसंस्करण है इसमें बिहार में जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिससे क्या हो कि हमारे कृषि भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों पर, तो सूक्ष्म उद्यम क्या है, सूक्ष्म उद्यम निवेश कितना 1 से लेकर के 2.5 करोड़ का, जिसमें टर्नओवर कितने का हो, 5 से 10 करोड़ का अगर टर्नओवर हो रहा है तो भाई वो कौन है, सूक्ष्म उद्यम है। ठीक, लघु उद्यम की बात करते हैं तो कितना, 25 से 100 करोड़ का अगर टर्नओवर हो रहा है तो क्या है, लघु उद्यम है। मध्यम उद्यम की बात करूं तो जो 250 से लेकर के 500 करोड़ के बीच का निवेश कर रहा है, सॉरी टर्नओवर कर रहा है, तो कितना है वो मध्यम वर्ग है। अगर निवेश कर रहा है 50 से लेकर के 125 तो क्या है, मध्यम वर्ग है। ओके, लोगों में अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, देखो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ निवेश कर रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या है, आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 इसमें खर्च कर रही है। आईआईटी में क्षमता और विस्तार कर रही है। सभी जिलों में क्या कर रही है, कैंसर केंद्र बना रही है, सभी जिलों में क्या है, कैंसर केंद्र बना रही है। तथा साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है वो डिजिटली रूप से उपलब्ध कराए जाने की प्रावधान है। साथ साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास के लिए जैसे पीएमकेवीवाई ओपन हुआ था, ऐसे ही कहीं ना कहीं 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक विशेषता और साझेदारियां होंगी। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला जो है, ये अटल टिकरिंग प्रयोगशाला तकरीबन 50,000 इस प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाएंगे, जिसका जो नाम है वो क्या है, अटल टिकरिंग प्रयोगशाला के अंतर्गत। शिक्षा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र, शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट केंद्र में इसमें कुल व्यय कितना होगा, 500 करोड़ का खर्चा आएगा शिक्षा के उसमें। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, इन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ साथ शिक्षा का विस्तार अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों से बढ़ा करके 10,000, मतलब 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 सीटें क्या है, अतिरिक्त बढ़ाई जाएंगी। जैसे नीट वगैरह है, जितने भी मेडिकल है
उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पीएम स्वनिधि, तो पीएम स्वनिधि में क्या है, ये बैंकों से अधिक ऋण है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छा खासा कर्जा दे सकती है, और इसमें क्या है कि निर्माण सहायता हेतु सुधार किए जाएंगे। और मैं अगर आगे बात करूं तो इसमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से कर्मचारियों के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही मददगार है। इसमें क्या है, इसमें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। जैसे अभी मैं बात करूं कुंभ मेला में बहुत सारे ऐसे कामगार जो हैं लोग थे, तो उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण। इसके साथ साथ और कहां पर निवेश करने का प्रॉब्लम है, प्रावधान है, इसको देखते हैं। तो निवेश करने में जैसे इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता 1.5 लाख करोड़ रुपए जो राज्य है उनको दिया जाएगा, जिसमें क्या है 50 वर्ष से ब्याज मुक्त ऋण होगा और सुधार के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, स्टेट को इतने मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो क्या 50 वर्ष ब्याज मुक्त होगा सुधारों के लिए। जल जीवन मिशन 100% किया जाएगा, जिसमें इसका जो मिशन है ये 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, जिसमें अगर मैं बात करूं वितरण सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि। ये सुधार करने में राज्यों की जीएसडीपी 0.5 अतिरिक्त उधारी हो सकता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना ये 2025 से लेकर के 2030 में नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने की शुभारंभ की जा रही है परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना के तहत। शहरी चुनौती क्या है भाई, पानी वाटर जो है वो क्लीनिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास केंद्रों में शहरों को सृजनात्मक पुनर्विकास एवं जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इसमें पानी का सबसे बड़ा इशू है जल। ठीक है, तो जल का सबसे बड़ा इशू है, यमुना है और बहुत सारी गंदगी है, तो उन सबको क्लीन करने के लिए कहीं ना कहीं जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सामुद्रिक विकास निधि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ का संग्रह कर रही है। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के इसमें क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा का अधिनियम तथा परमाणु नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधित किए जाएंगे। उड़ान अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों, मतलब कहीं ना कहीं 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा यात्री कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो बिहार में भविष्य में बिहार की जरूरतें क्या है, एक तो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पश्चिम कोसी नहर पर, दूसरा है ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। ये दो चीजें कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाएंगी। स्वामयी निधि 2 क्या है, इसमें मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे, मतलब जो गरीबों के लिए घर वगैरह। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा पर्यटन में कितने विकास होंगे, कितने रोजगार आएंगे, ये बहुत इस बार गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा गौर कर रही है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि हर एक राज्य की जो साझेदारी होगी, राज्यों की साझेदारी के साथ साथ 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक है, जो अभी तक अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधा शुरुआत की जाएगी। हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम किया जाएगा। राज्यों को निष्पादन और संवर्धन प्रोत्साहन किए जाएंगे। होमस्ट के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किए जाएंगे तथा पर्यटक गंतव्यों तथा यात्रा की सुगमता और संपर्क, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दो चीजें अगर अच्छे से हो गया तो भाई काफी ठीक ठाक रुपए आ जाएंगे। अभी महाकुंभ आप लोग देख लो। इसके साथ साथ लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश और गवर्नमेंट कहां कहां पर कर रही है। गवर्नमेंट सबसे पहले आईआईटी और आईआईएससी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में 10,000 अध्ययन प्रदान कर रही है। अनुसंधान विकास और नवाचार में 20,000 करोड़ का टर्नओवर मतलब आवंटन किया जा रहा है। अनुसंधान विकास नवाचार में निजी क्षेत्रों में जो रिसर्च वगैरह सेंटर्स हैं वहां पर 20,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं फ्यूचर में किसान के लिए। इसमें भविष्य में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों की दूसरा जीन बैंक बनाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन क्या है, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का जो रोल्स है, इसमें क्या है कि पहले जो डाटा होता था लोगों का, अपने खसरा खतौनी का नाम सुना होगा, अपने डाटा, तो खेतों के डाटा या जमीन की डाटा में बहुत इशू होती थी, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट
इजी वे में कहीं ना कहीं प्रदान कर रही है, जो डिजाइन आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी, जो आसानी से हम लोग अपना बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना, पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजनाओं और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन के लिए आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ निर्यात संवर्धन की बात करते हैं। निर्यात संवर्धन में निर्यात संवर्धन मिशन क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों में एमएसएमई को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा और विदेशी बाजारों में टैरिफ समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एमएनसी में ये सबसे ज्यादा इशू होती है निर्यात संवर्धन मिशन। भारत ट्रेड नेट क्या है? भारत ट्रेड नेट बनाया गया है जिसमें क्या है कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट का उपयोग कर सकते हैं और ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता प्रदान करेगी। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क उभरते हुए टीयर 2 में शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन होगा। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा का निवेश किया जाएगा इसमें, एयर कार्गो भंडार गृह की सुविधा में, जिसमें बागवानी वगैरह ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह के लिए जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क किया गया है। स्व सहायता समूह का मतलब है SCHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये वुमेन्स के लिए चलाया गया था, जो 2,000 रुपए या ऐसे 3,000 रुपए कुछ तकरीबन आते हैं, ठीक है, उनको मिलते हैं। तो इसको जो ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है ये बनाया गया है ताकि जो SHG की जितने भी वुमेन्स हैं उनको इजिली जो है ऋण की आवश्यकता है या जो लोन वगैरह है इन सबको ये सब मिल सके। आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा भी बनाया जा रहा है, जो कारपोरेट डिपार्टमेंट से हैं उनके लिए आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ साथ संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री जो है ये 2025 में शुरू की जाएंगी। इसके साथ अगर मैं बात करूं कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं का तर्कसंगत बनाया जाएगा। बीमा के क्षेत्र में पहले कितना था? 74% निवेश था, अब कितना कर दिया जाएगा? 100% निवेश कर दिया जाएगा बीमा के क्षेत्रों में। कर सुधार की बात करते हैं तो कर सुधार जो अभी है, कर सुधार की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि अभी तक जो कर सुधार था ये 1961 के विधेयक से चल रहा था, वहीं के उसी से चल रहा था, लेकिन अब क्या है थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, परिवर्तन मांग रहा है भारत अपना। तो प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आकार विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी आएगा, ठीक है, अभी हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ विनिमय सुधार की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें विनिमय सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति बैठक की जाएगी, राज्यों में निवेश अनुकूल सूचकांक होंगे, FSD तंत्र में वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा प्रतिक्रियात्मक बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्रों के विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा। साथ साथ जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों से 100 से अधिक प्रावधान को गैर आपराधिक घोषित करना, ये जो है वो विनियामक सुधार में काम किए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो इसमें औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना, जिसमें 7 टैरिफ दरों को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा, ठीक है, 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना, इसके साथ साथ प्रभावी ड्यूटी इंडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो मेन इन इंडिया में LED LCD टीवी के लिए, ओपन सेल टेक्सटाइल के लिए, लूम मोबाइल फोन, EV लिथियम आयन बैटरी संबंधित पूंजीगत माल को लेके छूट, इसमें कहीं ना कहीं इतने में छूट की जाएंगी। फिर AMR का संवर्धन बात करें, जलपोत निर्माण, जो जहाजें वगैरह हैं इन सबसे रिलेटेड या जो रेलवेज वगैरह हैं इन सबके निर्यात में जो समय सीमा है उसमें विस्तार की जाएंगी, 10 वर्ष की छूट की जाएगी। निर्यात संवर्धन हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों में ड्यूटी फ्री इनपुट की जाएंगी। व्यापार सुविधा की अगर बात करूं तो इसमें अनिम की बात करूं कि अंतिम क्या है, तो अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए
ठीक है। समय बीजा निर्धारित की जाएगी। स्वीकृत के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वेच्छा से घोषणा करने तथा ब्याज संगत करने के लिए ये किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं आईजीसीआर नियमों से संशोधित किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन रक्षक दवाओं और उपलब्धता में सुधार। 36 जीवन रक्षक दवाएं और औषधियों में छूट प्राप्त सूची। ठीक है, कहीं ना कहीं 36 ऐसे दवाएं हैं जिसमें क्या है कि बहुत ही ज्यादा छूट मिली गई। 6 दवाओं पर 5% छूट लगेंगे, मतलब शुल्क लगेंगे। बाकी 36 ऐसे दवाएं हैं जो कहीं ना कहीं फ्री है, उस पर शुल्क नहीं लगाए जाएंगे, उस पर टैक्स कोई नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 6 दवाएं ऐसे हैं जिस पर क्या है 5% का शुल्क लगाया जाएगा। 37 दवाएं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ना। 37 दवाएं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ना तथा दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर चिकित्सा बीमारी की दवाइयां, इन सब पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो छूट है पूरी तरह से, इस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव ये काफी मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग था सब लोगों का लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट था मध्यम वर्ग के लिए, जो क्या है कि गवर्नमेंट अब 12 लाख तक का जो टैक्स है वो क्या कर रही है, फ्री कर दे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये है। पहले क्या मतलब अगर मैं बात करूं तो अब जो है पहले जो है वो टैक्स जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपके पास 7 लाख था तब पर ही टैक्स लग जाता, लेकिन अब क्या है कि 12 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है, ये प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस और टीसीएस का युक्तिकरण। देखो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती 50,000 से दुगना करके 1 लाख किया गया है। ठीक है, किराए पर टीडीएस के लिए 2.4 लाख वार्षिक सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 6 लाख कर दिया गया है। इसी के साथ साथ स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन। अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को वर्तमान में से 2 से 4 वर्ष तक बढ़ाया गया है। पहले क्या था सिर्फ 2 साल, अब इसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया है। अनुपालन बोझ को कम करना। अनुपालन बोझ को कम करना, छोटे धर्मार्थ न्याय संस्थाओं के लिए उनकी पंजीकरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष करने का अनुपालन मतलब कम किया गया है। करदाताओं को बिना शर्त स्वयं के कब्जे वाली 2 संपत्ति के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति। रोजगार और निवेश। रोजगार और निवेश की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए कितना निश्चित करना है, अंतर्देशीय जलयानों हेतु का स्कीम, स्टार्टअप के निर्गमीकरण के लिए 5 वर्षों का विस्तार। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम कह सकते हैं जिसमें आईएफएस स्थापित की जाएंगी, जिससे क्या है कि वैश्विक कंपनियों के सिविल इंजीनियरिंग यूनिट, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों को विशेष लाभ प्रदान की जाएंगी। इसके तहत कहते हैं रुपया कहाँ से आता है। देखो हमारे गवर्नमेंट के पास रुपया कहाँ कहाँ से आता है, जैसे हम लोगों के पास रुपया कहाँ से आता है सबको पता है, काम करेंगे रुपया आएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी साहब कहीं काम करने जा रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वो पीएम। तो अब बात करते हैं रुपया कहाँ से आता है। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो रुपया आता है वो कहाँ से आता है, उधारी से या अन्य देनदारी से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रुपया आता है वो कहाँ से आता है, उधारी से आता है। उधारी से या अन्य देनदारी से, मतलब कोई कंपनी वंपनी बेच दी अगर तो वहां से पैसा आ गया। दूसरा उसके बाद और पैसा कहां से आता है, आयकर से, टैक्स से। ठीक है, टैक्स से कितना आ रहा है, 22% आ रहा है। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं तो जीएसटी या अन्य और टैक्स लगा करके 18%। तो ये इतना 18% जो है वो अन्य जीएसटी से, जीएसटी या अन्य टैक्स से आते हैं। इसी के साथ साथ जो निगम टैक्स है उससे जो है 17% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5% से आता है। गैर कर प्राप्तियां 9%, गैर ऋण पूंजीगत जो कर्जा वगैरह लिए हैं उनसे, और सीमा शुल्क, ये कुल मिलाकर के यहाँ से पैसा आता है। सबसे ज्यादा पैसा जो है भाई वो उधारी से आता है, बोरोड जो किया जाता है, जो बोरोइंग की जाती है, उधार ले जाते हैं, उससे सबसे ज्यादा रुपया वहीं से आता है। या कोई कंपनी वगैरह बेच दी है ना, प्राइवेटाइजेशन जो होता है ना, तो वहां से रुपए आते हैं। बात करते हैं कि रुपया जाता कहाँ है भाई, अगर आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो बहुत ही मजेदार चीज है। देखो सबसे ज्यादा रुपया कहाँ जाता है, ब्याज। ठीक है, या हम कह सकते हैं राज्य का कर। पहले ये ब्याज था लेकिन अब बढ़कर के ये राज्य का कर एवं शुल्क हिस्सा हो गया है। जो राज्य है उन पर 22% का ये रुपया सबसे ज्यादा जाता है। इसके बाद में ब्याज। ब्याज भाई आप किसी का अगर किसी से कर्जा लिए हो ना तो उनका ब्याज तो बढ़ता ही है, तो उसमें रुपया जाता है। ठीक है, ये दोनों जगह सबसे ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, ध्यान देना। एक तो राज्य में, ठीक है, राज्य का कर एवं शुल्क हिस्सा, और दूसरा क्या है, ब्याज भुगतान। इन दोनों में सबसे ज्यादा रुपए खर्च होते हैं।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 16%, तो 16% कहीं ना कहीं जो ये आदमी वगैरह है इन सबकी सब्सिडी वगैरह केंद्रीय जितने भी केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है तो उन सब पर 16% खर्च किए जाते हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतर्गण में 18%, केंद्र प्रायोजित स्कीम में 8%, अन्य में कहीं ना कहीं 8%, और जो पेंशन दिए जाते हैं उसमें 4% होती हैं, और ये सब्सिडी जो है वो 6% होती है। रक्षा के लिए 8% खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोगों का रुपया जो है वो खर्च मधु का पेड़ कहाँ पर गवर्नमेंट हमारी कितना कितना खर्च कर रही है। तो रक्षा में तकरीबन 4,91,732 भी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है ये सभी करोड़ में ध्यान है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो दो 2,66,817, गृह मंत्रालय में ये 2,63,211, कृषि और संबंध कार्यकाल कलाप में 1,71,437 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एजुकेशन में 1,28,650 रुपए खर्च कर रही है। स्वास्थ्य में 98,311 रुपए खर्च कर रही है। शहरी विकास की बात करूं तो 96,2777 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करूं तो इसमें ये 95,298 करोड़ खर्च कर रही है। ऊर्जा की बात करूं तो इसमें 81,174 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग में जो है 65,553 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। समाज कल्याण की बात करूं तो 60,052 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। वैज्ञानिक विभाग में 55,679 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है,